हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फ्रॉम JPIT नालंदा से। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 2 का पार्ट जो है मोशन। तो आज हम लोग गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिप्लोमा जो अप्लाइड फिजिक्स 1 जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नया चैप्टर और जिसका नाम है मोशन। इसके पहले हम लोग वेक्टर के बारे में देख चुके थे, वेक्टर, स्केलर वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कॉप्लेनर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो प्लीज़ जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वेक्टर का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, उसका नाम है मोशन। तो मोशन कहते किसको हैं, गति कैसे कहते किसको हैं, है ना। कोई भी चीज़ जो अपने पोजीशन में चेंजिंग करता है, एनी बॉडी एनी पार्टिकल विच चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड मोशन, है ना। वी कैन डिफाइन मोशन एज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपने पोजीशन में जो चेंजिंग करता है समय के अनुसार, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे कोई बुक गिर रहा है टेबल के ऊपर से, है ना, तो मोशन में है। कोई चिड़िया उड़ रहा है, मोशन में है। कोई बच्चा दौड़ रहा है तो मोशन में है। वाटर फॉलिंग फ्रॉम द टैप, रैटलिंग विंडोज, है ना। नल से पानी गिर रहा है, हवा चल रहा है ना। ऑल एग्जिबिट मोशन, इवन द एयर दैट वी ब्रेथ एग्जिबिट मोशन। हम लोग श्वसन क्रिया जो करते हैं तो रिस्पायरेशन प्रोसेस के दरमियान भी जो हम लोग करते थे, इसको भी हम लोग मोशन में ही काउंट करेंगे। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव, हमारे ब्रह्मांड में हर चीज़ मूव कर रहा है ना। अब उसको ऑब्जर्व करने का देखने का चीज़ है कि कहाँ क्या ऑब्जर्वेशन आता है, कौन मोशन में है, कौन एक दूसरे के रेस्ट में है, तो वो निर्भर करता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के आधार पे। अगर हम लोग अर्थ की बात करें और अर्थ पर दो पर्सन हैं, एक दूसरे को देखें, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अर्थ पर से दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों रेस्ट में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक पर्सन सैटेलाइट पे चला जाए, मून पे या अंतरिक्ष पर से देखे, तो क्या दिखेगा, अर्थ धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो अर्थ जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो अर्थ मोशन में आ गया, है ना। तो अर्थ रेस्ट एंड मोशन जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग आज मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। वी लिव इन यूनिवर्स दैट इज़ इन कंटिन्यूअल मोशन। हम यूनिवर्स में लाइज करते हैं और यूनिवर्स में रहते हैं और पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं, है ना, मोशन होते रहता है। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर दैट इज इन द एटम इज इन कॉन्स्टेंट मोशन टू। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो भी मोशन में रहते हैं। एवरी फिजिकल प्रोसेस इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मोशन, यानी यूनिवर्स में जो भी भौतिक क्रियाएं होते रहती हैं वो भी मोशन में होते हैं। जैसे आकाश गंगाओं का ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चलता है कि तारे अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं ना, वहाँ भी मोशन दिखता है। और भी बहुत सारे उल्का पिंड टूटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, विचलन करते रहते हैं, तो वो भी मोशन का एग्जाम्पल है। द मोशन कैन आइदर बी स्विफ्ट और स्लो, मोशन तेज भी हो सकता है और धीमा भी हो सकता है, बट मोशन एग्जिस्ट, लेकिन मोशन होगा या मोशन की अपनी स्थिति है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गिव ड्यू अटेंशन टू द स्टडी ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड। मोशन इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मोशन को हम निम्नलिखित चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहला चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और टाइम के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड करता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, तो यहाँ से यहाँ का अगर हमको दूरी बोला जाए तो क्या बताएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अगर 5 मैग्नीट्यूड है तो 5 यूनिट का हुआ, है ना, 5 यूनिट, है ना। तो ये डिस्टेंस है हुआ, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है,
तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, but distance contain only magnitude but it has not any fixed direction are called a scalar quantity। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है मेरा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए आप, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मेरा छोटा सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये क्लियर हो गया होगा। फिर से हम डिफाइन कर देते हैं, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नेवर भी जीरो, याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है ना। Displacement is defined as shortest distance between initial and final position, and displacement may be positive, may be negative and zero। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड कैसे डिफाइन है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए। स्पीड कैसे डिफाइंड है, स्पीड डिफाइंड है डिस्टेंस बाई टाइम से, डिस्टेंस बाई टाइम से, है ना। तो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। एंड इस यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। स्पीड को किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। और अगर हम बात करें टाइम, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम तो सब जानते हो। एक और फिजिकल क्वांटिटी, अगर स्पीड डिफाइंड है डिस्टेंस बाई टाइम से और डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है, तो निश्चित तौर पे स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, वेलोसिटी डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से। और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज और छोटे छोटे डेफिनेशन के बारे में। चलिए देखते हैं। मास और वेट किसको कहते हैं, मोशन चैप्टर को पढ़ने के लिए ये सभी छोटा छोटा चैप्टर क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए मास किसको कहते हैं, मास इज द एक्चुअल मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में जो एक्चुअल मैटर होता है उसको हम लोग मास बोलते हैं, है ना। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वी कैन डिफाइन मास एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी, यानी बॉडी के अंदर कितने पदार्थ की मात्रा है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और पहले यूनिट में बता चुके थे हम लोग, इट इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। 7 भौतिक राशियों में यह भी एक भौतिक राशि है ना। और हम लोग जानते हैं 1 kg कंटेन 1000 ग्राम। वेट क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। वेट इज डिफाइंड एज W = mg। क्या है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मेजरमेंट, यानी कि वेट को अगर हम लोग लिखना चाहे तो अगर हम वेट कैसे मेजर करते हैं, W = mg से। अगर हम मास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वेट को हम सिंपल कहते हैं भार, यानी धरती के ऊपर हम कितना वजन लगा रहे हैं, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। तो द फॉर्मूला फॉर वेट इज W = mg। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वेट के बारे में।
और मास के बारे में। तो देखिए मास तो अभी बताया मैंने कि एक्चुअल मैटर कंटेंट इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो एक्चुअल मैटर होता है उसको हम लोग मास कहते हैं। लेकिन वेट किस पे निर्भर है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, है ना, यानी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान पे निर्भर है। और चूंकि जानते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है, बताइए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं इसको रॉन्ग फिगर में 10 ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचिए कि हमारा वेट निर्भर किस पे कर रहा है पूर्ण रूप से, ये छोटी जी पे। तो ये जब छोटी जी पे निर्भर कर रहा है तो जी का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा वेट भी चेंज होगा। तो आप सुने होंगे कि अगर इंसान चांद पे चला जाए तो यहाँ का जितना ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसका क्या हो जाता है, 6वां भाग हो जाता है। अगर हमारा वजन जो है 1/6 है, चांद का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या, अर्थ का 1/6 भाग है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 60 kg के हैं धरती पे, तो चांद पे जाने के बाद कितना हो जाएगा, 60/6, है ना, 10 kg के हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि ये ग्रेविटेशनल हर एक अर्थ का, हर एक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है और उसके तहत वर्क करता है। अगर हम अर्थ की ही बात करें तो अर्थ पे जी का मान यानी स्मॉल जी का मान डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है। चलिए ये देखिए मेरा नॉर्थ पोल है, ये देखिए मेरा साउथ पोल है ना, और इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, जी का मान मिनिमम होता है। तो और सेंटर पे जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति धरती से ऊपर की ओर जाए तो क्या होगा, उसके स्मॉल जी का मान में कमी आएगा धीरे धीरे, और स्मॉल जी के मान में कमी आने से वेट भी उसका धीरे धीरे कमेगा। वहीं अगर धरती से कोई व्यक्ति नीचे की ओर जाता है तो उस कंडीशन में भी स्मॉल जी का मान घटता है, और फाइनली अगर सेंटर पे चले जाए, अर्थ के सेंटर पे, तो जी का मान 0 होने की वजह से वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अर्थ के सेंटर पे चला जाता है तो उसका वेट 0, और कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में भी चला जाता है तो भी उसका वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि जगह के परिवर्तन होने से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। अगर यही कोई व्यक्ति इक्वेटर पे चला जाता है तो उसका वेट मिनिमम होता है और पोल पे मैक्सिमम होता है। इसके पीछे वजह क्या है, तो मेन कारण है स्मॉल जी के मान में वेरिएशन, यानी ड्यू टू चेंज इन प्लेस वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस, ड्यू टू विच वेट ऑफ द पर्सन चेंजेस विथ प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ। यानी कि जगह जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे स्मॉल जी का मान चेंज करता है, वैसे वैसे हमारा वेट भी चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से आपको वेट और मास में बहुत सारा क्लियरेंस हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फोर्स के बारे में। देखिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स कैसे डिफाइंड है, फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, force may be defined as an agency which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion, है ना। यह हमें फोर्स बताता है किसी भी वस्तु के स्थिर या उसके गति में होने की स्थिति के बारे में, हमें इसका पोजीशन के बारे में बताता है फोर्स, है ना। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि फोर्स में भी डिफाइंड एज एजेंसी, एक एजेंसी की तरह काम करता है, एक बाहरी कार्य के रूप में काम करता है, चेंजेस और टेंस टू चेंज, जो या तो चेंज करता है या बदलाव करता है या बदलाव लाने का प्रयास करता है, किसका, रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई अगर एक समान गति में जा रहा ऑब्जेक्ट तो उसे गति को चेंज कर देगा या चेंज करने का प्रयास करेगा। अगर हम एग्जाम्पल दें कि एक दीवार है और उस पर फोर्स लगाया जाए तो क्या दीवार हिलेगा, नहीं हिलेगा, तो प्रयास तो किया ना उसको पोजीशन में चेंजिंग लाने का, लेकिन नहीं हुआ। तो यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन फिजिक्स मोशन इज डिफाइंड है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ, यानी समय के अनुसार जो पोजीशन में चेंजिंग आता है उसको हम लोग गति नाम देते हैं। इन सिंपल वर्ड मोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी।
सिंपल कह सकते हैं मोशन को कि मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी में मूवमेंट है मतलब मोशन है ना। टिपिकली मोशन कैन आइदर भी डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्पीड, हम लोग मोशन को और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं चाल में परिवर्तन करके, है ना, दिशा में परिवर्तन को समझ करके। तो चाल में परिवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी न तो चाल में परिवर्तन हो रहा है, नहीं इसके डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, दैट बॉडी इज इन अरेस्ट कंडीशन, यानी स्थिर स्थिति में, है ना। द फोर्स हैज़ ए डिफरेंट इफेक्ट एंड हेयर आर सम ऑफ देम, मतलब कि बल का जो है बहुत सारे प्रभाव हैं और बल क्या क्या कर सकते हैं इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो फोर्स कैन मेक ए बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कर सकता है बल लगाने के बाद। इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन, अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसको रोक सकता है और कोई रुका हुआ बॉडी है तो उसको मोशन में ला सकता है। ये फोर्स का इतना काम है, ये कर सकता है। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव तो कर रहा है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर फोर्स लगा दे तो एक्सेलरेट कर सकता है। जैसे अगर देखते हैं कभी कभी बॉल जो बहुत ज़्यादा फास्टर बॉलर होता है वो बॉलिंग करता है तो प्लेयर क्या करता है, बैट्समैन हल्का सा पुश करता है, बाउंड्री पार हो जाता है। वजह क्या, वो बस एक्सेलरेट कर दिया उसके मोशन को। पीछे भी हल्का सा पुश कर देता है तो पीछे बाउंड्री चला जाता है या 6 चला जाता है, कारण क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में तो ऑलरेडी, बॉल में तो ऑलरेडी मोशन है, बस हल्का सा टच करना है, 6 चला जाता है या 4 चला जाता है। तो ये टेक्निक पे अच्छे जो बैट्समैन हैं वो खेलते हैं। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, तो बल लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया बैट के थ्रू और बॉल बाउंड्री पार। इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी अलॉन्ग विथ इट्स शेप एंड साइज, फोर्स लगा करके हम किसी भी बॉडी के आकार और आकृति में परिवर्तन भी ला सकते हैं, यानी उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया कि कोई रबड़ का ऑब्जेक्ट है या प्लास्टिक का बोतल है, फोर्स लगाएंगे तो क्या चिपक जाएगा, ये तो ये फोर्स का इतना सारा प्रभाव है। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन चेंज बाई इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं जड़त्व को। जड़त्व जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास है, यानी ऑब्जेक्ट में जो मास छुपा हुआ है जितना, उस वजह से उसमें जो जड़त्व आता है उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टी, यह क्या है, प्रॉपर्टी गुण है, किस चीज़ का गुण है, तो मटेरियल का, है ना, बॉडी के मटेरियल का। बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन चेंजेज बाई इट सेल्फ इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। या तो चेंज हो भी सकता है उसके पोजीशन में या नहीं भी हो सकता है इनर्शिया के वजह से, तो इसको हम लोग इनर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। और इनर्शियल प्रॉपर्टी बॉडी में जो भी आता है वो उसके मास की वजह से आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मोमेंटम क्या है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय द बॉडी, है ना, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम कैसे डिफाइन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय द बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी कितने मोशन को, कितने मैग्नीट्यूड या मोशन किस तरह से एक्वायर किया, है ना, कितना क्वांटिटी एक्वायर किया, इसको हम लोग मोमेंटम देते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम को कैसे डिफाइन शो करते हैं, मोमेंटम को P से लिखते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, मास इंटू वेलोसिटी। चलिए अगर मोमेंटम मेरा मास इंटू वेलोसिटी से डिफाइंड है तो मोमेंटम के लिए क्या हम यूनिट लिखेंगे, तो मोमेंटम के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, मास के लिए kg, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम का यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारा इम्पल्स। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू, देखिए इसको इम्पल्स आई, इम्पल्स इक्वल टू लिख लीजिएगा फोर्स इंटू टाइम, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इसका यूनिट की अगर हम बात करें इम्पल्स का तो क्या हो जाएगा, देखिए इम्पल्स को लिखते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर हम बात करें कॉमन लाइफ में इम्पल्स कहाँ कहाँ यूज होता है,
और कहाँ कहाँ हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए इम्पल्स का जो सबसे पहला अगर हम एग्जांपल लें तो क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, है ना। तो जब बॉल कैच करता है क्रिकेट प्लेयर तो अपने हाथों को वो नीचे की ओर खींचता है, वाई पुल हिज हैंड बिलो, यानी कि क्रिकेटर क्यों अपने हाथ को नीचे की ओर खींचता है। तो इसका मेन जवाब है कि उसको इम्पल्सिव फोर्स, जो फोर्स लगेगा उसको कम करने के लिए, यानी चोट लगेगा, बॉल बहुत भारी होता है, बॉल जो हम लोग क्रिकेट का बॉल या कोई भी बॉल जो बहुत तेज़ी से आएगा ऊपर से तो भारी रहेगा और हाथ में बहुत ज़ोर से चोट लगता है। तो उसके फोर्स को, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए उस टाइमिंग मिल जाता है। यानी देखिए फोर्स क्या बताया अभी, इम्पल्स क्या बताया, फोर्स इनटू टाइम, है ना। टाइम बढ़ा देता है, यहाँ पे हल्का सा टाइमिंग इसको मिल जाता है ताकि वो बल को एडजस्ट करे, उसके अपोज को वो रोक सके और अच्छे तरीके से कैच कर सके। तो ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, अपने हाथ को नीचे कर लेता है। ये एग्जाम्पल है आपका इम्पल्सिव फोर्स का। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग सिस्टम। जितने भी गाड़ी घोड़ा हैं या जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी में स्प्रिंग सिस्टम यानी सॉकर सिस्टम लगे रहते हैं। तो सॉकर सिस्टम या स्प्रिंग सिस्टम लगे रहने से क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये है कि जब जर्किंग आता है, कहीं भी गड्ढा है या कहीं भी कोई उबड़ा खाबड़ा ज़मीन है, सरफेस है, तो वहाँ पे तो जब गाड़ी गुजरता है तो पुश और पुल होता है पूरे बॉडी का, यानी पूरा गाड़ी वहाँ पे वाइब्रेट करता है। तो उसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए, फोर्स को कम करने के लिए क्या वो स्प्रिंग इम्पल्सिव फोर्स को कम करता है, जिससे कि गाड़ी के ऊपर इफेक्ट कम पड़ता है और गाड़ी में टूट फूट या फिर टूटने का जो ज़्यादा चांसेज होता है वो कम होता है। तो सॉकर सिस्टम से और दूसरा एक बात ये भी है कि उसमें जो बैठे यात्री होते हैं उनको फोर्स का इफेक्ट कम लगता है। तो जितना लग्जरियस गाड़ी होता है, जितना अच्छा गाड़ी होता है, उसमें उतने अच्छे क्वालिटी का सॉकर सिस्टम लगा रहता है। अगर सॉकर सिस्टम आप कभी ट्रैक्टर पे बैठ के देखिए, पूरा शरीर में दर्द नहीं हो गया तो फिर बताइएगा, है ना, क्योंकि ट्रैक्टर में किसी भी तरह का सॉकर सिस्टम नहीं रहता। वो तो मालगाड़ी है ना जी, सामान ढोने का है, आप उसमें बैठ जाइए, ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर आप सफ़र कीजिए, 10 किलोमीटर, पूरा शरीर में दर्द आ जाएगा। क्योंकि ट्रैक्टर में जो है सॉकर सिस्टम नहीं होता है। किसी तरह का जर्किंग को कम करने के लिए, इम्पल्सिव फोर्स को कम करने के लिए उसमें सामान नहीं लगा रहता, कोई स्प्रिंग नहीं, है ना। तो ये चीज़ है, जितने भी लग्जरियस गाड़ी, छोटा सा बाइक भी रहता है, साइकिल भी रहता है, तो उसमें छोटा मोटा सॉकर सिस्टम लगा दिया जाता है। और बाइक में तो अच्छा खासा सॉकर सिस्टम रहता है, और जैसे जैसे गाड़ी कीमती होता है उसमें सॉकर सिस्टम उतना ज़्यादा, उतना अच्छा क्वालिटी का लगाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं देखने के मिलता है इम्पल्सिव या इम्पल्स फोर्स को कम करने के लिए। क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है गाड़ी टूट जाए या गाड़ी का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो टूट जाए। इसको कम करने के लिए सॉकर सिस्टम लगाया जाता है। इन सर्कस द आर्टिस्ट जंप ऑन द थिक कर्जन और नेट पर देखते होंगे सर्कस में जो तरकीब दिखाने वाला रहता है सर्कस में, जोकड़ी या जोकई है उसको, एक कलाकार है ना, वो क्या करता है कि नेट पे उछलता है। तो नेट पे उछलता है तो क्या होता है, उसको बहुत टाइमिंग मिलता है और इम्पल्सिव फोर्स की वजह से ही वो उतना अच्छा तरकीब या उतना अच्छा सर्कस दिखा पाता है। अगर हटा दीजिए उसको, बोलिए सिंपल सा सर्कस, उसको चटाई पर से कूदने के लिए नहीं कर पाएगा उतना अच्छा तरीके से वो सर्कस, वो हाथ पैर भी बेचारा का टूट जाएगा। तो ये चीज़ है हमारा इम्पल्स का। हम लोग इतने अच्छे एग्जाम्पल लिए और समझने का प्रयास किए। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। इनर्शिया, मोमेंटम और इम्पल्स से संबंधित जो भी पॉइंट था मैंने डील किया। आगे सिलेबस को बढ़ाते चलेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट आगे सिलेबस का जो भी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए हैं, उन तीनों गति के नियम को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसका नोट्स बना लीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।